हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज 8 ऑफ जनवरी 2023 संडे का दिन है और आज का वीडियो बनाने का एक्साइटमेंट मेरा उतना ही है बल्कि ज्यादा है जितना रोज होता है, क्योंकि आज के द हिंदू के जो आर्टिकल्स हैं वो यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक है उसका, जो मतलब कहना चाहिए ना कि प्री में जैसे क्वेश्चंस बनते हैं, मेंस में जो चीजें पूछी जाती हैं उसका बहुत सारा पार्ट आज के न्यूज़पेपर में था। तो मुझे लगा कि आज अगर मैं मिस कर देती हूँ वीडियो बनाना आप सबके लिए, तो मेरे सारे एस्पिरेंट का लॉस हो सकता है। तो मैंने इसको उतनी ही शिद्दत से बनाया है और यकीन मानिए आपको इस वीडियो के एंड तक आपको रियलाइज होगा कि ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो न्यूज है वो मेघालय विलेज से है। मेघालय जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है, उसमें अ फार्मर टेक्स फॉरवर्ड द स्टेट्स ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ बिल्डिंग रूट ब्रिजेस and connects two areas across उमकर रिवर इन चेरापूंजी। हम सबको पता होना चाहिए कि जो मेघालय एक नॉर्थ ईस्ट का एक ऐसा स्टेट है जहां पर ज्यादा बारिश का इफेक्ट रहता है, बहुत बारिश का इफेक्ट वहां पर आता है चेरापूंजी और मेघालय और आसपास के इलाकों में। तो वहां पे एक ट्रेडिशन है वहां के लोगों का कि वो जो पेड़ होते हैं उनकी जो रूट होती हैं, जो जड़ें होती हैं, उनसे वहां पे वो ब्रिजेस बनाते हैं। ये वहां का आप पिक्चर में देख भी रहे होंगे, यहाँ उनका पुराना ट्रेडिशन है। लेकिन एक व्यक्ति के लिए इतना बड़ा ब्रिज बनाना खुद से बिना किसी सपोर्ट के गवर्नमेंट के एक बड़ी चीज है। तो इसलिए ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन प्री में क्रिएट होते हैं और मेंस में भी क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि बिना किसी फाइनेंशियल सपोर्ट के इस व्यक्ति ने इस ब्रिज को बनाया है। और ये कनेक्ट करता है टू एरियाज अक्रॉस उमकर रिवर। उमकर रिवर कहाँ पर है? हमारे जो मेघालय में इंपॉर्टेंट होती है प्री के एस्पेक्ट से, और चेरापूंजी, और जो चेरापूंजी को कनेक्ट करता है अक्रॉस उमकर रिवर इन चेरापूंजी। तो ये इंपॉर्टेंट है प्री के एस्पेक्ट से भी, और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी बनती है कि वहां पे ऐसे पेड़ होते हैं, आप देख रहे कितने बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जो बारिश के इफेक्ट से उनकी जड़ें बढ़ती रहती हैं, उनको जोड़ करके ब्रिज बनाए जा सकते हैं, इतनी बड़ी होती हैं। तो इसके रेफरेंस पे ये न्यूज है। हेलीवार वॉज जस्ट 10 when an idea took a root। जिस व्यक्ति का नाम है हेलीवार, उसका रेफरेंस दिया जा रहा है। जब वो 10 साल के थे तो ये उनके दिमाग में बात आई। Seeing his parents daily struggle to cross a river to reach their farm, little Halley decided to build a bridge, a root bridge. 60 years later, his creation over the Umkar village in CH village near Cherapunji, ध्यान दीजिएगा, also known as Sohra, in the undulating East Khasi Hills of Meghalaya, has grown into a living marvel. So ये जो इस व्यक्ति की का बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाना ही चाहिए कि बिना किसी सपोर्ट के एक व्यक्ति ने इतना बड़ा ब्रिज क्रिएट किया, और जो 10 साल में सोचा था उसको बाद में वो एग्जीक्यूट कर पाए। ये अपने आप में एक बड़ी न्यूज है और फ्रंट पेज पे आई है द हिंदू के में। As is a traditional practice that he used the roots of rubber fig। ठीक है, रबर फिग जो इसको फिकस इलास्टिका भी कहते हैं। Learning the techniques to mold the roots into the bridge with the help of bamboo from his grandfather and other elders in the family. So rubber fig को ficus इलास्टिका भी कहते हैं। इसको भी आप प्री के लिए रेफर कर सकते हैं। और जो ये ट्रेडिशन है ये वहां के जो रहने वालों के लिए एक बड़ी चीज है, ये मेंस के एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है। प्लस जो ये हमारा खासी हिल्स है, ईस्ट खासी हिल मेघालय में, ये हमारे प्री के लिए ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो ट्रेडिशन है पेड़ बनाने का, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं। वहां पे फ्लोटिंग इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फ्लोटिंग लेक करके एक जगह है मेघालय में, उसको भी पूछा जा चुका है प्री में, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है प्री के आसपास से हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहा है यूपीएससी के लिए, सो आप इसको मिस नहीं कर सकते, ध्यान दीजिएगा। आगे की बात यह है कि मेघालय इज नोन फॉर इट्स रूट ब्रिजेस। ये रूट ब्रिजेस क्या होते हैं और ये रूट ब्रिजेस होते क्या है जरूरी नहीं है, ये कौन सी स्टेट में ज्यादा बनाए जा रहे हैं, तो मेघालय उनमें से एक नाम है। लोकली नोन एज जिंकिंगजुरी, ये नाम पूछा जा सकता है, जिंकिंगजुरी इनको बोला, लोकली वहां पे बोला जाता है। मैनी ब्रिजेस अक्रॉस द स्टेट आर ओवर अ सेंचुरी ओल्ड, और बहुत सारे ब्रिजेस वहां पे सेंचुरी से भी 100 साल से भी पुराने हैं। So, Dapisha Gabriela Pingrop, manager of Nomads Adventure Shillong, an organization that promotes living root bridges, says the Khasi Jaintia people, जो खासी जयंतिया वहां की ट्राइब भी है और वहां पे पहाड़ों के नाम भी हैं। Like most indigenous tribes,
हैव अ सेंस ऑफ वननेस विद नेचर। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। Although the exact history of the living root bridges remains undocumented, it is believed जो उनकी exact history है वो documents में नहीं है और undocumented है. It is believed that they were built to overcome natural calamities, especially as Meghalaya is prone to floods due to excessive rainfall during the monsoon. And Miss Piengrove says, she adds that these bridges are taking forward the culture of the tribes. दे फीड इनटू द आइडिया एंड प्रैक्टिस ऑफ सस्टेनेबिलिटी। ध्यान दीजिएगा कि वो जो इलाका है मेघालय वो बहुत ही जो फ्लड प्रोन इलाका है, वहां पे बारिश इतनी ज्यादा होती है, चेरापूंजी में बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो ये जो पेड़ की जो जड़ें हैं इस इलाके को बांधने का भी काम करती हैं और ये इनका पुराना ट्रेडिशन है, जिसकी वजह से आप कुछ ऐसे ब्रिज भी वहां पे आपको देखने को मिल सकते हैं जो 100 साल से भी पुराने हैं। तो डेफिनेटली जब जो ट्रेडिशन जिस जगह का है तो लोग भी उससे इंस्पायर होते थे कि व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है, पर समझने वाली बात है कि जड़ें यहाँ से आ रही हैं और इसको कनेक्ट करते करते एक ब्रिज बनाया गया है, जो बहुत बड़ी बात है। आज के जमाने में जो जिस तरह के सोशल एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, कोई व्यक्ति अपने लिए नहीं किसी मतलब कि हम सबके लिए कोई काम करे तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है। और प्री के पर्पज से ये जो जिनको लोकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन से स्टेट में ऐसे रूट्स ऐसे ऐसे ब्रिजेस बन सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा आर्टिकल आप द हिंदू की वेबसाइट से कलेक्ट कर सकते हैं, नोट बना सकते हैं और अगर आप चाहें तो मेरे स्क्रीन ये आप पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं इसको रफ कर देती हूँ सो दैट कि आपको अपनी प्रिपरेशन में हेल्प हो जाए। ठीक है, तो ये था आज का पहला आर्टिकल। आगे बढ़ते हैं। राइट, इस आर्टिकल से जुड़े हुआ जो इम्पोर्टेंट चीज मैंने आप सबके लिए शेयर करी है, ये एनसीईआरटी की बुक से जो फिजिकल ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है, पहला जो सेकंड चैप्टर है उसका ये स्क्रीनशॉट है, जिसमें ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट के इलाकों का पूरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ। अगर आप ध्यान से देखें इसमें ईस्टर्न हिमालय भी दिया हुआ है और जो आपका तिब्बत का इलाका दिया हुआ है। आप देखिए यहाँ पे एक एक चीज इस पिक्चर की इंपॉर्टेंट है। नमचा बरवा यहाँ पे जो पीक है उसके बारे में। उसके बाद आप देखेंगे कि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां लगी हुई है साथ में, और नागा हिल्स यहाँ पे है, मीजो हिल्स यहाँ पे है, और इधर म्यांमार का इलाका है, पटकाई बूम, ये सारे जितने डाफला हिल्स, बोम्बिला, जेलेपला, ये सारे पास है हमारे। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, और तीस्ता रिवर जो यहाँ से देखिए यहाँ से जाके यहाँ बढ़ रही है, जो आगे जाके तीस्ता का डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोकेट करते हैं ज्योग्राफी में वो भी है यहाँ पर। सो आप देखिए जो पिक्चर है ये जो मुझे मैप मिला है आपकी एनसीईआरटी से, कितना इंपॉर्टेंट है और इसे कितनी आसानी से समझ सकते हैं कि ये देखिए लाइन से लगी हुई है ये पहाड़ियां, जिसका रेफरेंस हमने यहाँ पे लिया। और जो हमारा मेघालय वाला जो इलाका है वो ये मेघालय का मतलब होता है मेघों का घर, बादलों का घर। तो ये इन पहाड़ियों के साथ जैसे ही मॉनसून यहाँ आके हिट होता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही मॉनसून आके यहाँ हिट होता है वैसे ही इन पहाड़ियों, क्योंकि पहाड़ियों का इलाका है तो यहाँ के स्टक हो जाता है, तो जैसे ही बादल यहाँ स्टक होते हैं इन पहाड़ियों से यहाँ वर्षा होती है और इनके स्टक होने की वजह से ज्यादा वर्षा होती है, ऐसा कहना चाहिए। वर्षा तो होती है लेकिन क्योंकि इसको बांध देते हैं वो यहाँ पर, तो यहाँ पे ज्यादा वर्षा होती है इस पूरे इलाके में। ठीक है, तो ये जोग्राफिकल एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक मैंने आपके लिए और मैप लिया है जिसमें हम देखेंगे कि मेघालय जो हमारा स्टेट, देखिए मेघालय ये जो ये स्टेट है यहाँ पर, उसमें आप देखिए गारो, वेस्ट ईस्ट गारो, देन खासी एंड देन जयंतिया पहाड़ियां हैं। सो ये लाइन से लगी हुई हैं और जैसे कि पहले पिक्चर में हमने देखा कि यहाँ पे जैसे ही बादल आके हिट होते हैं यहाँ पर ऐसे ही, तो यहाँ पर बहुत तेज बारिश होती है और जिसकी वजह से इस तरह के पेड़ों की जो जड़ें हैं वो पानी, ऑब्वियसली बारिश हो रही है तो वहाँ बारिश का जो लेवल अलग ही है पूरे इंडिया से। सो इसलिए वहां पर इस तरह जड़ें होती हैं पेड़ों की और वो उन जड़ों को जोड़ करके ऐसे बड़े बड़े ब्रिजेस बनाए जा सकते हैं, जैसे जैसे यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हैं। सो ये थी पहले आज की पहली न्यूज। दूसरी न्यूज हम देखते हैं जो होम मिनिस्ट्री से है और सीएए के बारे में है, दैट इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में। वो कह रहे हैं होम मिनिस्ट्री सीक्स अनदर 6 मंथ एक्सटेंशन उनको ले रहे हैं, मांग रहे हैं, देख रहे हैं टू फ्रेम रूल्स रिलेटेड टू सिटीजनशिप एक्ट। सिटीजनशिप एक्ट की कहानी बहुत पुरानी है, बहुत लंबे से डिस्कशन चल रहा है, पर इसका जो फाइनल ड्राफ्ट के लिए होम मिनिस्ट्री ने एक्सटेंशन लिया है 6 महीने का
देख रहे हैं। 60 का मतलब देखना। और इसका जो अमेंडमेंट एक्ट है 2019 वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता जब तक इसका फाइनल ड्राफ्ट नहीं बनेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनेंगे। एंड दिस इज सेवन सच एक्सटेंशन शॉट बाय मिनिस्ट्री, सॉरी माय मिस्टेक, सॉट बाय द मिनिस्ट्री। ये 7वां एक्सटेंशन लिया जा रहा है मिनिस्ट्री के द्वारा। द एक्ट विच वॉज पास इन 2019 फास्ट ट्रैक्स सिटीजनशिप, जो एक्ट 2019 में पास हुआ था जिसका यहाँ रेफरेंस लिया जा रहा है, फास्ट ट्रैक उसको एक्सपीडाइट करेगा किसको, सिटीजनशिप ऑफ द पीपल फ्रॉम द हिंदू, सिख, पारसी, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट एंड जैन कम्युनिटीज फ्रॉम पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। इन देशों से आने वाली इन सभी जो धर्म के लोगों को क्या करेगा, फास्ट ट्रैक करेगा इनके सिटीजनशिप, इनकी नागरिकता को लेके एक्सपीडाइट करेगा। क्यों ऐसा जरूरी है? Who entered India before 31st December 2014 without any documents। तो जो भी इन धर्मों के कोई भी व्यक्ति या लोग 2014 के पहले जब हम भारत में एंटर किए बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के, उनकी सिटीजनशिप को लेके ये एक बड़ी चीज साबित होगी और इसके लिए एक्सटेंशन अभी लिया गया है। Now the tribal areas of Assam, Meghalaya, Mizoram or Tripura as included in the 6th schedule to constitution and the states of Arunachal Pradesh, Mizoram, Nagaland and Manipur are exempted from the provisions of the act। और ये ध्यान देने वाली बात है कि 6th schedule में जो ये states दिए हुए हैं and the state of अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड एंड मणिपुर, ये सभी जो है एग्जेम्प्ट होंगे इस प्रोविजन से। क्योंकि आप ध्यान दें कि इन सारी जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं यहाँ पर इंटर स्टेट बॉर्डर की इलीगल इमिग्रेंट्स की कहानी कुछ अलग ही है, उसके लिए भी गवर्नमेंट काम कर रही है। पर फिलहाल जो ये सीए होगा यहाँ इसको इन स्टेट्स को इससे अलग रखा गया है। द लेजिस्लेशन इज कंटेंटिंग द अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स हु विल बी डीम्ड इंडिया। सो ये जो कंटेंट क्या करेगा, अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स को, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है मूव करने का, माइग्रेंट करने का, हु विल बी डीम्ड, मतलब डीम का मतलब हो सकते हैं, इंडियन सिटीजन्स थ्रू द एक्ट will not be able to settle down in the exempted areas issue in West Bengal too। उन्होंने कहा कि जो ये सारी स्टेट्स हैं उन लोगों के लिए जो अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स हैं वो इन सिटीजन तो बन सकते हैं इस एक्ट के आने के बाद, बट इन स्टेट्स में वो रह नहीं पाएंगे। इस नियम का, इस लेजिस्लेशन का ये इससे समझ में ये आ रहा है कि जब ये अप्लाई होगा तो ये चीजें उसमें हाईलाइटेड होंगी, और जिसमें से वेस्ट बंगाल भी आता है। मतलब जो लोग बॉर्डर से इस पार, मतलब जिन देशों का नाम लिया गया है जिसमें है आपका अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, उनमें से आने वाले कोई भी धर्म के, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, पारसी हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, जैन कम्युनिटी के हो, उनको इन स्टेट्स में रहने को अलाउ, जो सिटीजन हो सकते हैं भारत के, इन स्टेट्स में नहीं रह पाएंगे, और जिनमें वेस्ट बंगाल भी है। द एक्ट इज एम्ड एट गिविंग सिटीजनशिप टू द माटुआ याद रखिएगा, माटुआ कम्युनिटी इन वेस्ट बंगाल। और जो एक्ट है वो एम कर रहा है, टारगेट करेगा सिटीजनशिप देने के लिए किसको, इस माटुआ कम्युनिटी को इन वेस्ट बंगाल में, हु ट्रेस देयर ओरिजिन्स टू प्रेजेंट डे बांग्लादेश, जो बांग्लादेश की एक मुख्य ट्राइब है, कम्युनिटी है। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैज अपोज द लेजिस्लेशन। और ठीक है, ये तो पॉलिटिकल स्टेप है, इसमें हमको नहीं जाना है। तो अब देखते हैं कि अब कब तक इसको, 6 महीने के बाद जो फाइनल इसका ड्राफ्ट आएगा वो कैसा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। फ्रीक्वेंट आउटब्रेक्स ऑफ बर्ड फ्लू इन केरला रिक्वायर्ड डायग्नोस्टिक स्टडीज। ये बहुत दिनों से न्यूज वहां पे आ रही है कि बर्ड फ्लू स्प्रेड हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले आई थी, फिर स्टॉप हुई, फिर से आ रही है। सो इसका जो न्यूज इस बार कनेक्टेड है रामसर साइट से। रामसर साइट हमारे लिए यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है और इसके साथ साथ प्री और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट अपने आप हो जाती है। सो रामसर साइट्स नीड कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज। का मतलब होता है जो पेंडेमिक से जुड़ी हुई जो स्टडी होती है उसे एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी कहते हैं। पेंडेमिक मतलब जो ये अभी कोविड-19 की जो त्रासदी है। अच्छा, 2 शब्द होते हैं, एक होता है एपिडेमिक और एक होता है पेंडेमिक। ध्यान दीजिएगा, जो पेंडेमिक होता है जो कई देशों में स्प्रेड किया हो, और यहाँ पे लिखा है एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब होता है वो संक्रमण जो किसी स्पेसिफिक इलाके में फैला हो, लाइक मे बी एक स्टेट के अंदर फैल सकता है, कि सपोज करिए केरला में फैला हुआ है तो ये एपिडेमिक कहलाएगा। लेकिन अगर ये इंडिया में फैले, उसके साथ फैलने के साथ चाइना और कई सारे
कंट्रीज में स्प्रेड करता है, जैसे कोविड के केस में हुआ था, तो वो कहलाता है पेंडेमिक। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है वो एपिडेमियोलॉजिकल हुआ है, जिसका मतलब है कि ऐसा संक्रमण जो किसी स्पेसिफिक क्षेत्र में फैल रहा है, जो अभी रामसर साइट्स में भी देखा जा रहा है। तो कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज इन्वेस्टिगेशंस रिक्वायर्ड ऑन वेदर कंटामिनेशन अकर्स थ्रू सॉइल, कि क्या जो कंटामिनेशन है, जो स्प्रेड है, वो क्या मतलब गंदा करना या फिर संक्रमण फैलाना, कंटामिनेट करना, गंदा करना उसको, अकर्स थ्रू सॉइल एंड वाटर, एंड इफ देयर इज एनी चेंज इन सैलिनिटी एंड पीएच लेवल ऑफ वाटर एंड सॉइल ओवर द पीरियड। ध्यान दीजिएगा कि जब कोई भी वायरस या कोई भी बैक्टीरिया काफी समय तक, या फिर जैसे हम कहते नहीं कि ये ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा जो नुकसान वो यही था कि इसमें जो पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं वो क्या होते हैं, धीमे धीमे रिस कर मिट्टी से अंदर की लेयर्स में पहुंच जाते हैं। तो उससे क्या होता है, जो हमारे अंदर की लेयर में क्या है, पानी है, वो पानी भी कंटामिनेट हो जाता है इन पेस्टिसाइड्स की वजह से, और वो पानी हम कंज्यूम करते हैं, प्लस वो पानी हमारी फसलों में भी जाता है। तो वही चीज यहाँ कही जा रही है कि हमको ये स्टडी कह रही है कि हमको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि क्या इसने कंटामिनेट किया है मिट्टी को भी और पानी को भी, एंड इफ देयर इज एनी चेंजेस इन सैलिनिटी, वहां का जो पानी का पीएच लेवल और सैलिन लेवल होता है उसको मेंटेन कर पा रहे हैं कि नहीं, और वाटर एंड सॉइल ओवर द पीरियड। ठीक है, ये साइंस का भी क्वेश्चन है जो हमारे बेसिक में पूछा जाता है कभी कभी, कि पानी का पीएच लेवल क्या होता है, क्या होना चाहिए, और सॉइल का पीएच लेवल क्या है, क्या होना चाहिए, वो आप एक बार थोड़ा सा गो थ्रू जरूर करिएगा। अब आगे कहानी समझते हैं कि फ्रीक्वेंट आउटब्रेक्स ऑफ एवियन फ्लू, एवियन भी बोलते हैं, एवियन फ्लू और एवियन भी कुछ लोग बोलते हैं, इन केरला हैव क्रिटिकली हिट द पोल्ट्री इंडस्ट्री, क्योंकि ये बर्ड से जुड़ा हुआ फ्लू है और ये संक्रमण है वायरस का, तो पोल्ट्री इंडस्ट्री को हिट किया है एंड द livelihood of hundreds of farmers. 5 outbreaks have been reported in the last 3 or 5 months alone. और क्या मैंने कहा कि जो आउटब्रेक, जो घटना घटी है, बहुत जो आउटब्रेक का मतलब खुल करके बाहर आना, have reported in the last 3 or 4 months alone. Experts demand diagnostic studies to control the infection. और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जो डक फार्मिंग है इस इलाके की, अच्छा इसके पहले कॉन्टैक्ट विद माइग्रेटरी बर्ड्स, जो बाहर से उड़ करके जो पक्षी यहाँ आते हैं, इज अ लाइकली ट्रिगर फॉर द करंट आउटब्रेक। ठीक है, अभी जो ये ट्रिगर हो रहा है उसका कारण यही है, बाहर से आने वाले पक्षी। इट इज हाई टाइम टू कंडक्ट डायग्नोस्टिक स्टडीज एंड आइडेंटिफाई सस्टेनेबल मेजर्स फॉर रिड्यूसिंग द रिकरेंस ऑफ इन्फेक्शन। अगर इन्फेक्शन ऐसे ही फैलता रहा तो आप ध्यान दीजिए, कुछ बर्ड्स को तो हम लोग अपने खाने में यूज करते हैं, उनके मीट को, तो वो स्प्रेड हो सकता है इंसानों के साथ भी, तो इसके लिए होना जरूरी है। नाउ केरला's वेटलैंड, okay, duck farming is one of the traditional farming system is in the state. ये बात हो रही केरला की, especially in the Kutanad area. Investigation are required on whether contamination occurs through soil and water. तो बात समझ ली हमने ना। Kerala's wetlands with habitats, more than 80% of duck population are under the threat due to outbreaks of bird flu. ठीक है, 80% जो duck population है वो इस थ्रेट के अंदर में है। मेनी ऑफ दीज वेटलैंड्स कम अंडर रामसर साइट विद विद रिच बायोडाइवर्सिटी। और कुछ वेटलैंड्स जो हमारे रामसर साइट्स की जो कुछ वेटलैंड्स हैं उसमें भी जो बायोडाइवर्सिटी रिच है, मतलब अच्छी बायोडाइवर्सिटी है, वहां कई तरह के पक्षी प्राणी रहते हैं, तो उसमें भी इस इन्फेक्शन को देखा जा रहा है। और the Kuttanad area around Ramsar site is under constant threat of avian influenza. तो ये हमारे लिए कुट्टनाड एरिया जो है वो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट प्री के लिए हो जाता है, ये रामसर साइट है और ये एवियन इन्फ्लुएंजा के लिए ट्रिगर हो रहा है। देयर इज नो इफेक्टिव वैक्सीनेशन। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारे लिए डेटा है। देयर इज नो इफेक्टिव वैक्सीनेशन अगेंस्ट बर्ड फ्लू। कोई भी इफेक्टिव वैक्सीनेशन अभी तक अवेलेबल नहीं है as per Mr. S. Ajit Babu, Deputy Director, Department of Animal Husbandry. It spreads mainly through migratory birds. तो ये कह रहे हैं कि ये जो migratory bird से ही इन्फेक्शन है, ये वायरस इन्फेक्शन है जिससे स्प्रेड करता है बाहर की
पक्षियों के आने से। नाउ अब समझते हैं कि बर्ड फ्लू एक्चुअली हमें क्या समझना है प्री के पर्पस से। सो बर्ड फ्लू ऑल्सो कॉल्ड H5N1, एक सवाल पूछा गया था 2014 की बात मैं आपको बता रही हूँ, सवाल पूछा जा चुका है कि H5N1 क्या चीज है, कौन सा फ्लू है ये। इसको एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। स्ट्रेन्स ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस दैट प्राइमरली इन्फेक्ट बर्ड्स बट कैन ऑल्सो इन्फेक्ट ह्यूमंस। ये सिर्फ पक्षियों को नहीं, इंसानों को भी इन्फेक्ट कर सकता है। दिस टाइप ऑफ फ्लू इज मोस्ट ऑफन कॉन्ट्रैक्टेड बाय कॉन्टैक्ट विद सिक बर्ड्स। ठीक है, बीमार पक्षियों के आपस में इंटरैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट करने से होता है कॉन्टैक्ट। It can also be passed by from person to person. Avian influenza virus subtypes हैं H5N1, H7N9, H9N2 and swine influenza के टाइप भी यहाँ पे दिए हुए हैं, इसमें H1N1, N1, H1N2, H3N2। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ये टाइप्स पूछे जाते हैं और ये वहां पेपर में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि ये स्वाइन फ्लू के टाइप्स हैं या बर्ड फ्लू के। तो आप इसको हमेशा दिमाग में रखिए कि जब भी पढ़िए दिमाग खोल करके, क्योंकि सब टाइप एक जैसे ही लगते हैं और फिर कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये न्यूज है हमारी स्प्रिंट प्रोग्राम को लेकर के। सो नेवी साइंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर ऑटोनोमस आर्म्ड बोट स्वार्म्स। स्वार्म्स का मतलब होता है जत्था, ठीक है, झुंड। तो नेवी ने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट ऑटोनोमस आर्म्ड बोट का, स्वार्म्स का। किसके साथ देखते हैं। द इंडियन नेवी हैज साइंड एन अग्रीमेंट विद सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड फॉर आर्म्ड ऑटोनोमस बोट स्वार्म्स अंडर स्प्रिंट। स्प्रिंट एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, एन इनिशिएटिव टू प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ नीश डिफेंस टेक्नोलॉजीज बाय डोमेस्टिक कंपनीज। आपको याद होगा स्वावलंबन और आत्मनिर्भर भारत गवर्नमेंट की फ्लैगशिप प्रोग्राम चल रहे हैं प्रेजेंट में, उसके तहत ये जो एक बड़ा स्टेप है कि हम अपने लिए एक ऑटोनोमस आर्म्ड बोट का जत्था तैयार कर रहे हैं। किसके साथ, अपने ही देश की एक कंपनी के साथ। ठीक है, आर्म्ड ऑटोनोमस बोट स्वार्म्स अंडर स्प्रिंट एंड इनिशिएटिव टू प्रमोट। किसको प्रमोट करना है इस इनिशिएटिव के द्वारा, डेवलपमेंट ऑफ नीश डिफेंस टेक्नोलॉजीज, खुद की डिफेंस टेक्नोलॉजी बाय डोमेस्टिक कंपनीज। ठीक है, दिस इज द 50th कॉन्ट्रैक्ट अंडर स्प्रिंट के अंदर 50वां कॉन्ट्रैक्ट है विच एम्स एट द डेवलपमेंट ऑफ 75 इंडिजिनस, मतलब हमारे देश में बनाए जाने वाले टेक्नोलॉजीज, ऑफिशियल सेट। ठीक है, वी आर कीपिंग द प्रेशर ऑन टू साइन द 100 कॉन्ट्रैक्ट बाय जनवरी एंड, और हमें प्रेशर है कि हम 100 कॉन्ट्रैक्ट जो है करें जनवरी एंड तक। आवर एम इज टू इंडक्ट 75 न्यू टेक्नोलॉजीज by August 15, 2023 as a part of आजादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि ये स्प्रिंट चैलेंज क्या है और स्प्रिंट से हमें क्या क्या चीजें और ऐड करने को देखने को मिल सकती हैं। सो अबाउट स्प्रिंट, इट इन अ बिड टू अचीव, एक बिड है, एक बिड टू अचीव आत्मनिर्भर इन डिफेंस, मतलब हमें आत्मनिर्भरता चाहिए डिफेंस में। ठीक है, हम खुद से अपनी तकनीक से अपने देश के लिए डिफेंस तैयार करें। तो ये आत्मनिर्भर भारत एक बड़ा स्टेप है हमारे देश के लिए। एंड एज ए पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव, स्प्रिंट प्रोजेक्ट एम्स टू इंडक्ट एटलीस्ट 75 न्यू इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज प्रोडक्ट इनटू अ इंडियन नेवी। ये आप लिख लीजिए, ये प्री और मेंस दोनों के लिए ये स्प्रिंट टेक्नोलॉजी, स्प्रिंट इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। ना ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटी, स्प्रिंट चैलेंज is being organized by NIIO in conjunction with the Defense Innovation Organization DIO। ठीक है, इस बहुत सारे जो हमारे डिपार्टमेंट है उनका नाम दिया हुआ है। ठीक है, आप इसको एक बार फुल फॉर्म इनकी देख लीजिए, लेकिन इसको आत्मनिर्भर भारत को मत मिस करिएगा, ये हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ना इसका फुल फॉर्म क्या है स्प्रिंट का, दिस कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट इज नेम्ड स्प्रिंट supportive pole vaulting in R&D through innovations for defense excellence, IDEX, NIIO and technology development acceleration। तो ध्यान दीजिएगा कि ये IDEX, NIIO और TDAC, कभी ऐसे भी सवाल बनते हैं कि जो स्प्रिंट है वो क्या इन सारी 3 संस्थाओं का समागम है, क्या इन तीनों से मिलकर स्प्रिंट बना है, तो आंसर होगा यस। The mandate is, इसका मैंडेट क्या है, sprint challenges aims to engage Indian industry and academia towards achieving self-reliance in defense sector। ठीक है, जैसा कि हम सब आत्मनिर्भर भारत के लिए और स्वावलंबन में भी इसको हम यूज कर सकते हैं।
सॉरी माय मिस्टेक, आजादी का अमृत महोत्सव जो चल रहा है उसमें आत्मनिर्भर भारत में और आत्मनिर्भरता में ये बड़ा स्टेप है। नाउ सिग्निफिकेंस क्या है? स्प्रिंट चैलेंजेस विल प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर लीडर्स फ्रॉम इंडस्ट्री, एकेडमिया, services and government to come together on common platform to ideate and come up with recommendation for the डिफेंस सेक्टर। सो स्प्रिंट का सिग्निफिकेंस क्या है? ये एक प्लेटफॉर्म है जहां लीडर्स आ सकते हैं इंडस्ट्री के, पढ़ाई जो एकेडमिया मतलब जो स्पेशलिस्ट हैं, सर्विस के, गवर्नमेंट इनिशिएटिव के, वो साथ में आकर के हमारे डिफेंस सेक्टर को रिकमेंडेशन दे सकते हैं और हमें आत्मनिर्भर बनने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है आज के लिए। आसाम सॉरी ये क्या हो, ओके, Assam's deeper wheel source, ओके ध्यान दीजिएगा, आसाम्स डीपर व्हील सोर्स अबव गार्बेज। तो ये जो लाइन है ना ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। डीपर व्हील सोर्स, सोर्स नहीं सब डीपर व्हील, ठीक है। सोर्स अबव गार्बेज माउंट्स, सर्वे शोज मोर बर्ड्स इन वेटलैंड। तो आज वेटलैंड की काफी कहानियां, बहुत सारी हमको न्यूज मिल रही है, काफी रेफरेंस मिल रहा है। कहानी का मतलब रेफरेंस ना। दीपोर व्हील जो है आसाम में एक रामसर साइट है, ध्यान दीजिएगा। तो पहली हमको मिली थी एक रामसर साइट जो हमारे पास पहले आई थी, वो थी, लेट्स गो थ्रू इट, हाँ ये है हमारी कुट्टनाड एरिया रामसर साइट में। ये वाला एक हमारे पास नाम आ गया रिफ्रेशर की तरह, और दूसरा हमारे पास दीपोर बील आ गया। दीपोर बील आसाम में हमारी जो है रामसर साइट है, विच इज ट्रबल्ड बाय डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड अर्बन वेस्ट, जहां पे बहुत ही ज्यादा उसको ट्रबल किया, मतलब उसको खराब किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, बट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं और अर्बन वेस्ट वहां डाला जा रहा है। जो कचरा है या वेस्ट है वहां डाला जा रहा है। 30 मोर वाटरफाउल स्पीशीज देन द टोटल काउंटेड इन 2022, ठीक है। और यहाँ पे वाटरफाउल की 30 और प्रजातियां या स्पीशीज हैं जो 2022 में काउंट की गई थी। अब बर्ड सर्वे कंडक्टेड ऑन जनवरी 4 हैज फाउंड, और ये जो डेटा दे रहे हैं वो बर्ड सर्वे कंडक्ट किया गया था जनवरी 4 को, उसके हिसाब से। ना ऑल टुगेदर 26,747 बर्ड्स बिलोंगिंग टू 96 स्पीशीज वर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द काउंट एट द वेटलैंड ऑन द साउथ वेस्टर्न एज ऑफ गुवाहाटी, ठीक है। तो ये वेटलैंड साइड है और रामसर साइड में एक है, तो इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। द रिसेंट एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड बाय गुवाहाटी वाइल्ड लाइफ डिवीजन ऑफ द आसाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। जो एक्सरसाइज करी गई है कि गुवाहाटी के जो वाइल्ड लाइफ डिवीजन के आसाम फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट के लोगों ने करी है, उन्होंने ये बात यहाँ पे हाईलाइट की है। अब the bird count in the state sole Ramsar site revealed greater species diversity and an increase in the total number of species. जयश्री नाइदिंग डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर ने बात बताई। This was the second such exercise after February 2022 and the signs are encouraging. We had counted 10,289 individual across 66 species at least. तो ये कह रहे हैं जहां पर जो डेवलपमेंट किया जा रहा है, अर्बन वेस्ट डाला जा रहा है, वहां पे ये सारी प्रजातियों की कई अच्छी प्रजातियां मिलती हैं, उनके नंबर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन वहां आपको उस इलाके को डंप किया जा रहा है। She said that Forest Department manages 4.12 square kilometer Deepore Beal Wildlife Sanctuary in the central part of the greater wetland named Deepore Beal. The area of the west wetland beyond under the Urban Development Authority is being measured. ठीक है, तो हमारे लिए ये फ्री के पर्पज इंपॉर्टेंट हो जाता है इसी, क्योंकि वेटलैंड की बहुत इंफॉर्मेशन आज आ रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम सबको समझना चाहिए कि रामसर कन्वेंशन क्या है। तो रामसर कन्वेंशन इज द इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी, ध्यान दीजिएगा, इंटर गवर्नमेंटल मतलब दो देशों की सरकारों के बीच वाला, ठीक है। इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी दैट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर द कंजर्वेशन, मतलब कंजर्वेशन मतलब बचा के रखना, एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स एंड देयर रिसोर्सेज। द कन्वेंशन वाज अडॉप्टेड in the Iranian city of Ramsar in 1971 and came into force in 1975. ये क्या जो ट्रीटी है ये फ्रेमवर्क देती है कंजर्व करने के लिए किसको, एंड वाइज यूज, सही तरीके से यूज करना वेटलैंड्स को। वेटलैंड का मतलब होता है पानी जहां भरा हो, पानी वाला जो इलाका, जमीन पानी से घिरा इलाका जहां पे प्रजातियां और स्पीशीज डेवलप हो रही है, एंड देयर रिसोर्सेज। और ये जो कन्वेंशन हुआ था वो ईरान के एक शहर रामसर में 1971 में बना था, या फिर अडॉप्ट किया गया था इस कन्वेंशन को, और एंड केम इनटू फोर्स इन 1975 में ये फोर्स पे आया, या मतलब सामने आया लीगल रूप से, तैयार हुआ था 1971 में। इंडिया एड्स 11 मोर वेटलैंड्स टू द लिस्ट ऑफ रामसर। अभी हाल नहीं, लास्ट
लास्ट ईयर नहीं सॉरी यस लास्ट ईयर ऑफ कोर्स 13 अगस्त को यहाँ पे 11 और साइट्स को ऐड किया गया है इस लिस्ट में। ये मुझे पीआईबी की वेबसाइट से मिली है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो इसका पूरा नाम है, आप भी इसको रेफर कर सकते हैं। आइए देखते हैं वो 11 कौन कौन से नाम है। एक है तंपारा लेक, हीराकुड रिजर्वॉयर, अनसुपल लेक, यशवंत सागर, चित्रांगुड़ी बर्ड सेंचुरी, सुचिंद्रम थिरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वधुवूर बर्ड सेंचुरी, कांजीराम कुलम बर्ड सेंचुरी, थाने क्रीक, हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, शल्बो वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। ध्यान दीजिएगा ये लिस्ट हर साल अपडेट होती है, उसमें नई नई साइट्स जोड़ी जाती हैं। तो ये हमारी सारी साइट्स प्री के पर्पज से इंपॉर्टेंट होती हैं। और जो इस कन्वेंशन का सिग्निफिकेंस है वो हमारे लिए मेंस के पर्पज से इंपॉर्टेंट होता है। तो आप ये हमेशा ये रेफर करिए जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। उस साल की साइट्स को जरूर देखिए कौन कौन सी साइट्स ऐड हुई हैं। और मैं आपको फटाफट दिखा दूं कि ये कौन कौन सी स्टेट्स में है, ये जानना जरूरी है। अगर पता नहीं होगा तो आप आंसर कैसे करोगे। सो तंपारा, हीराकुड और अनसुपा जो है हमारी उड़ीसा में है। उसके साथ यशवंत सागर, यशवंत सागर हमारा मध्य प्रदेश में है। चित्रांगुड़ी, सुचिंद्रम, वधुवूर और कांजीरमकुलम चित्रांगुड़ी, सुचिंद्रम, वधुवूर और कांजीरमकुलम ये हमारा तमिलनाडु में है। और थाने स्टिल महाराष्ट्र। तो ये देखिए आप कि यशवंत सागर हुआ एमपी में और थाने हुआ महाराष्ट्र में, याद करने के लिए। हाईगाम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व हमारा जम्मू एंड कश्मीर में है और शालबुग भी हमारा जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये 11 जो लिस्ट 2022 में ऐड हुई है ना, ये हम सबके लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप इसको हमेशा ध्यान रखिए और कोशिश करिए। वैसे मैं इसको हटा देती हूँ, आप चाहे उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है थोड़ी सी डिफरेंट एस्पेक्ट में है, पर यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है कि बीड्स एज ब्राइब। एक बीड्स को ब्राइब की तरह लिया गया। बीड्स मतलब मोती कह सकते हैं, जेम कह सकते हैं, एक मोती के तरह की चीज को बीड्स कहते हैं। इन अरुणाचल प्रदेश कैश फॉर जॉब स्कैम, वहां पे एक जॉब स्कैम हुआ और उसमें ब्राइब क्या ली गई, बीड्स। तो बीड्स से क्या प्राइस रहा होगा जिसको आपने ब्राइब की तरह लिया। द कैश फॉर जॉब स्कैम इन द अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हैज टेकन एन ऑर्नामेंटल टर्न। ध्यान दीजिएगा that translucent and opaque beads of different shapes, colors and vintage were found in the possession of Takit Zerang, a former deputy controller of examination in the APPSC, and a few other accused of leaking the question paper for money. So जो लोग कैश के लिए जो पेपर लीक करते हैं उन्होंने क्या मांगा, बीड्स मांगी और उन्होंने उसको पोजेस किया। एपीपीएससी के जो इंचार्ज थे उन्होंने। Our team faced a challenge in evaluating the local beads called Tadok. Tadok उस बीड का नाम है। That were recovered from the arrested accused. तो वहां पे जिसको पकड़ा गया उसके पास ये बीड्स निकली और इस बीड्स के लिए उसने पेपर लीक किया और पेपर में फोर्जरी करी। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि ये बीड्स क्या हैं। So the older the beads, the more valuable they are. Cultural conservation in अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की जो ट्रेडिशन के हिसाब से ये बीड्स वहां के लिए इंपॉर्टेंट है। Various tribes in our state used to have trade ties with Tibet, from where most of the beads have come. ध्यान दीजिएगा। तो ये पीले आपको जो बीड्स दिख रहा है, ये पीले पीले से, ये वहां के बहुत ही सिग्निफिकेंट बीड्स हैं। इसके लिए पेपर लीक हुआ एपीपीएससी का। और मैंने आपके लिए पिक्चर सर्च करी है गूगल में, जैसे महिला पहने हुए है, देखिए कितने सारे बीड्स हैं गले में पहने हुए हैं। तो ये शुभ माने जाते हैं और जितने पुराने बीड्स होते हैं उतने ही इनका प्राइस ज्यादा होता है। और वहां पे कैश की जगह कोई अगर बीड्स ले रहा है तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका नाम क्या है, दैट इज तोडाक इसका नाम है। तो इसको मत भूलिएगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। माय मिस्टेक, नॉट तोडाक, दैट इज ताडोक इज द नेम। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। नाउ इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सैड कार्तुंग वागे, उन्होंने वहां पे जो इंडिजिनियस फेथ के हिसाब से इसको इंपॉर्टेंस दी जाती है। और right, that is it. Most of the beads go into ornaments that are very important for marriages, festivals and other social occasions. वैसे जब भी आप इस तरह की कोई न्यूज देखें तो वहां के स्पेसिफिक इलाके की प्री के हिसाब से आप उनकी डांस फॉर्म्स को भी देख लिया करिए। डांस फॉर्म्स बहुत पूछी जाती हैं प्री में, जिसमें अरुणाचल प्रदेश में एक डांस फॉर्म है, उसमें इस तरह की बीड्स को पहन के ही डांस किया जाता है।
और जो ताडोक नाम यूज हो रहा है ये इसको मत भूलिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। और आज एक बहुत बड़ा सेक्शन आया था हिंदू में साइंस को आया है, जिसमें साइंस की बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं, उसको हम देखते हैं। सो पहला है अ क्लियर पिक्चर ऑफ हाउ मर्करी बिकम्स अ सुपर कंडक्टर। ये न्यूज है। पहले मैंने सोचा कि इसमें क्या न्यूज यूपीएससी के पर्पज से हो सकती है, पर मुझे मिली और वो मानिए, यकीन मानिए, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें क्वेश्चन क्रिएट हो जाए। अ क्लियर पिक्चर ऑफ हाउ मर्करी बिकम्स अ सुपर कंडक्टर। आपने देखा होगा न्यूज चल रही है कि पारा गिर रहा है, पारा गिर रहा है, मरकरी को पारा कहते हैं, राइट। सो उस केस में एक 1911 में डच फिजिस्ट हुए हेके कैमरलिन, ऑलराइट, उन्होंने वंस डिस्कवर्ड सुपर कंडक्टिविटी इन मर्करी। उन्होंने मर्करी में सुपर कंडक्टिविटी को देखा, ठीक है। ही फाउंड, 1911 की स्टडी बता रहे हैं, ही फाउंड दैट एट अ वेरी लो टेम्परेचर कॉल्ड द थ्रेशोल्ड टेम्परेचर सॉलिड मर्करी ऑफर नो रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि उसके अंदर सुपर कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि एक्सट्रीम सिचुएशन में भी उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी करंट गुजर सकती है। मतलब एक्सट्रीम क्रिटिकल टेम्परेचर क्या हो सकता है, बहुत ठंडा या बहुत गर्म। लेकिन क्योंकि अभी पारा जब गिरता है तो हम सॉरी माय मिस्टेक, जब ठंड बढ़ती है तो हम मर्करी को काउंट करते हैं, और मर्करी सुपर कंडक्टिविटी में से एक मटेरियल है। तो इसकी खास बात क्या है कि बहुत ही थ्रेशोल्ड, मतलब बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर में, लो टेम्परेचर में भी सॉलिड मर्करी ऑफर्स नो रेजिस्टेंस, कोई रेजिस्टेंस नहीं होता उसके अंदर, जस का तस रहता है, टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये एक एक्सप्लेनेशन है मर्करी का। और जो ये बीसीएस थ्योरी के अंदर इसको बताया गया था, बीसीएस थ्योरी जो है इस बात को एक्सप्लेन करती है, जिसे कहते हैं ब्रडीन कूपर श्रीफर्ड। इस नाम को भी आप याद रख सकते हैं, ये पूछा जा सकता है। इस थ्योरी के अंदर ये बात बताई गई है। अच्छा, अदर एस्पेक्ट विच इज इंपॉर्टेंट फॉर अस कि सुपर कंडक्टर क्या चीज है। अ सुपर कंडक्टर इज अ मटीरियल दैट अटेन्स सुपर कंडक्टिविटी एट अ स्टेट ऑफ मैटर विद नो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है उसको डाइवर्जन ना करे, जैसा है वैसे ही रहे और उसको फेस कर जाए, रेजिस्ट कर जाए। इन अ सुपर कंडक्टर एन इलेक्ट्रिक करंट कैन परसिस्ट इंडेफिनेटली। और सुपर कंडक्टर की खास बात ये होती है कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कैन परसिस्ट इंडेफिनेटली, कितने भी टाइम के लिए परसिस्ट कर सकती है। आप ध्यान देंगे कि देखिए यहाँ पे 0 है और 0 से भी आगे जा रहा है तापमान, उसके बाद भी जो नॉर्मल मेटल है वो यहाँ पे डाइवर्ट, ऐसा इसकी रीडिंग यहाँ जा रही है, गिर रहा है जो नॉर्मल मेटल है, पर जो हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वाला जो सुपर कंडक्टर है उसका जो लेवल है वो यहाँ तक जा रहा है। मतलब इतना बढ़िया उसका परफॉर्मेंस रहता है। आगे समझते हैं। आपके लिए हिंदी में मैंने इसको लिखने की कोशिश करी है। सुपर कंडक्टर एक उपकरण जिसमें से विद्युत बहुत कम तापमान में पूरी शक्ति के साथ गुजरती है, उसे अति संवाहक, अति चालक भी कहते हैं। ये मुझे गूगल से मिली है। तो अ सब्सटेंस which at very low temperatures also electricity to flow completely freely through it, ठीक है, उसे गुजर जाए। नाउ आप देखिए रेजिस्टेंस यहाँ पे है और यहाँ टेम्परेचर है। आप देखिए ये टेम्परेचर का लेवल यहाँ तक आ रहा है जो क्रिटिकल लेवल है, नॉर्मल कंडक्टिविटी यहाँ पे और यहाँ पे क्रिटिकल लेवल आता है। उसके बाद भी जो है ये बढ़िया से परफॉर्म कर रहा है और इसी क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद भी आराम से परफॉर्म कर रहा है और नॉर्मल कंडक्टिविटी पे जा रहा है, ठीक है। तो ये एक मुझे मैप मिला गूगल से, आप भी इसको सर्च कर सकते हैं। क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं फाइनेंस बैकग्राउंड से हूँ और आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर सिविल सर्विसेज, तो मुझे पता है कि इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में डाइवर्जन लेते हैं, तो हमें छोटे छोटे चीजों को भी अट्रैक्ट होना चाहिए उनसे और उनको तैयार करना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि पॉपुलर एग्जांपल्स कौन है सुपर कंडक्टर के। तो पहला है हमारा एल्यूमिनियम, दूसरा है मैग्नीशियम डाइबोराइट, फिर है नायोबियम, कॉपर ऑक्साइड, ट्रियम बैरियम एंड आयरन निकटाइड्स, ये नाम मैंने सुना है। ओके, दीज सब्सटेंसेस सुपर कंडक्ट एट टेम्परेचर्स बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर। ध्यान दीजिए, साइंस बैकग्राउंड वाले हैं वो अच्छे समझ जाएंगे, जो नहीं है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन प्री में बनते हैं, फिर हम सोचते हैं कि सवाल आया कहां से, ये उसके लिए है। आगे बढ़ते हैं। ये गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है कि हम जब भी हम सोलर पावर की बात करते हैं, क्योंकि अभी याद होगा हाँ कि हम GS2 बनाने के लिए हमें सोलर और विंड एनर्जी चाहिए इनपुट की तरह, राइट। क्योंकि GS2 का कॉन्सेप्ट यही है कि उसमें इनपुट भी हम ग्रीन रखेंगे तो आउटपुट अपने आप ग्रीन आएगा, जो हमें एमिशन को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा।
तो उसके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है, फ्लोटिंग सोलर पावर कैन हेल्प जनरेट मोर इलेक्ट्रिसिटी। सो फ्लोटिंग सोलर पावर मतलब पानी में अगर आप ऐसे प्लांट्स लगा दें तो वो भी हमें जो है एनर्जी बना के दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि छत पे ही लगाना है, सड़क पे लगाना है, अगर ऐसी वाटर बॉडीज हैं तो उनके ऊपर भी लगाया जा सकता है। सो कवरिंग 10% ऑफ द वर्ल्ड हाइड्रो पावर रिजर्वॉयर विथ फ्लोटोवोल्टिक्स, ध्यान दीजिएगा, फ्लोटोवोल्टिक्स would install electrical capacity equivalent to the provided by the all electricity generating fossil fuel plants into operation worldwide. Floating solar panels have benefits क्या हैं? The water cooling effects make them more efficient than land based one. जो पानी की सतह पे जब वो रहते हैं तो उनकी बिजली बनाने की या उनकी एनर्जी बनाने की कैपेसिटी और बढ़ जाती है। They don't interfere with desert ecosystem, और ये जो इकोसिस्टम जो है, डेजर्ट इकोसिस्टम जो है, उसको इंटरफेयर नहीं करते, एंड दे कीप प्रेशियस वाटर फ्रॉम इवेपोरेटिंग, और पानी को इवेपोरेटिंग में भी यूज कर लेते हैं। ठीक है ना, इवन दो रिजर्वॉयर आर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, दे प्रोवाइड हैबिटेट्स फॉर वर्ल्ड लाइफ। सो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारी मेंस राइटिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और GS2 में फ्लोटोवोल्टिक्स का क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये इसके बेनिफिट्स को आप तैयार कर सकते हैं। ये हिंदू से सारे आर्टिकल मैंने आज लिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये फिर से एक साइंस का ही आर्टिकल है, IISER पुणे। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। इन्होंने एक ऐसा तकनीक तैयार करी है जिससे पानी जो आप देख रहे हैं, ये जो बादल जैसे दिख रहे हैं, बादल नहीं है, ये सब गंदगी है। ठीक है, तो ये पानी की जो गंदगी है इसको साफ करने में उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो इसको पानी को की गंदगी को सोख लेगा। सो अ कस्टम डिजाइन यूनिक मॉलिक्यूलर स्पॉन्ज लाइक मटेरियल, मैक्रो माइक्रोपोरस आयोनिक ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क विच कैन स्विफ्टली क्लीन पॉल्यूटेड वाटर बाय सोकिंग अप सिनिस्टर कंटामिनेंट्स। द रिजल्ट वर पब्लिश रिसेंटली इन द जर्नल अंगेवांडे छेमे, इसमें पब्लिश हुआ है। और इसमें मैंने कहा कि वो गंदगी को सोख लेगा, ऐसा स्पॉन्ज उन्होंने तैयार किया है। और इसका पूरा नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, पुणे ने इसको तैयार किया है। तो ये पिक्चर मुझे गूगल से मिला है, जिसमें देखिए स्पॉन्ज है और इसमें गंदगी कन्वर्ट ऐसे सोख रहा है, पॉल्यूटेंट्स, इसमें सारे गंदे गंदे पॉल्यूटेंट्स आ जाते हैं। और इसका पूरा जो इस टेक्नोलॉजी का नाम है मैक्रो आयोनिक वायलेजन ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, IVOF, इसको याद रखिएगा, मैक्रो आयोनिक वायलेजन ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, ये पूछा जा सकता है। और इसमें ये जो इसका जो सबसे अच्छी बात ये है कि किसी भी तरीके की गंदगी को ये सोख सकता है। ठीक है, और इंपॉर्टेंटली यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है, कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक को याद रखिएगा, ये वो गंदगी होती है जो कैंसरस होती है। पानी में वो चीजें जिनको कोई निकाल नहीं सकता, जैसे ऑर्गेनिक डाइज, एंटीबायोटिक्स, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीजें जो होती हैं ना, इनको आप साफ नहीं कर सकते। इसमें पर इस स्पॉन्ज में वो ताकत है, या ऐसे बनाया गया है इसको कि उसको भी अट्रैक्ट कर सकता है, पानी को साफ कर सकता है। तो ये हमारे लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है चीज। और IVOMF को मत भूलिएगा। अच्छा, सो इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, द मटीरियल एम्प्लॉयज एमालगेमेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक इवन driven ion exchange combined with the nanometer size macrobes and specific binding sites for the targeted pollutants. The size and number of tunable macroporous along with the strong electrostatic integration of IVOFM can quickly remove various toxic pollutants from water. ठीक है, POP को याद रखिएगा, पोरस ऑर्गेनिक पॉलीमर। ठीक है, ये इसकी स्ट्रेटेजी को इसमें यूज किया गया है, जो स्पॉन्ज लाइक लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये न्यूज हमारे वायरस के लिए सॉरी, कोरोना वायरस के लिए सॉरी। सो इस केस में बोल रहे हैं कि जो ये वेरिएंट है ना, XBB.1.5, इसको याद रखिएगा कि ये जो वेरिएंट है, इस पे एक आर्टिकल आ चुका है डिटेल में, हिंदू का ही आर्टिकल था, उसके बारे में कह रहे हैं कि XBB.1.5 is the most transmissible variant that has been detected yet. And it has already spread to over 29 countries so far. इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ये ऑलरेडी इतने देशों में है, लेकिन पर इसका जो एक्सपोजर है वो उतना हार्मफुल नहीं था। बट अब समझ में आ रहा है कि अगर ये बढ़ता रहा तो इसका कोई टाइप, म्यूटेंट टाइप जो और बन सकता है, वो खतरनाक हो सकता है, स्टडी कह चुकी है, ये उसी के सिलसिले में है। सो XBB.1.5 recombinant variant may due
न्यू सर्जेस। ठीक है, तो स्टडी के हिसाब से है, इसकी न्यूज बहुत सारी है पर बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना समझ लीजिए कि वेरिएंट क्या है और ये ऑलरेडी प्रेजेंट है। कभी कभी सिर्फ वेरिएंट ही पूछा जाता है प्री के पर्पस से, इसलिए मैंने इस आर्टिकल को ऐड किया। सो क्या कह रहे हैं कि केसेस कॉज बाय XBB.1.5 वेरिएंट इन द यूएस इंक्रीज बाय 4% to 41% इन जस्ट फ्यू वीक्स। ठीक है, तो XBB ओमिक्रॉन, ये ओमिक्रॉन का ही लीनियज है। Variant was first detected in the US October 22 and XBB variant is the most transmissible, ये समझ गए हम, और compared with XBB and XBB.1 variant retains significant immune escape, मैंने कहा ना immune escape, but shows greater binding affinity to the receptor. So ये इसका कोई म्यूटेंट टाइप अगर हार्म करने लग गया तो दिक्कत कर सकता है, पर अभी इसके पहले भी ये 29 देशों में था, अभी भी है, तो अभी देखने वाली बात होगी कि कितना ज्यादा ये सर्च कर सकता है। ठीक है, ओके, सो ये एक पिक्चर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ चीजें आप इसमें दिमाग में रखिए, इस वेरिएंट का नाम दिमाग में रखिए, क्योंकि ये पूछा जा सकता है, क्योंकि ओमिक्रॉन का ही सब लीनियज है। रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट वाज फर्स्ट डिटेक्टेड इन द यूएस अक्टूबर 2022। आगे बढ़ते हैं, लास्ट न्यूज है आज की, इंडिया लुकिंग एट मल्टीलेटरल पैक्ट्स दैट आर फेयर इक्विटेबल फॉर ऑल गोयल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि मल्टीलेटरल का मतलब होता है कई सारे, किसी हर तरह की मल्टीलेटरल पैक्ट्स मतलब हमने कई देशों से पैक्ट कर रखे हैं, मल्टीलेटरल पैक्ट जो हमारे लिए फेयर हो और इक्विटेबल हो सबके लिए। और इसमें समझने वाली बात यह है कि जब भी हम इस तरह के पैक्ट देशों से करते हैं तो हम लोग ही सोचते हैं कि एक देश का फायदा होता है, दूसरे का नुकसान होता है, पर वो कह रहे हैं कि नॉट जीरो सम। जीरो सम हम गेम यहाँ नहीं खेलेंगे। जीरो सम का मतलब होता है किसी एक देश का फायदा और दूसरे का नुकसान। तो मिस्टर पीयूष गोयल कह रहे हैं कि हम ऐसे मल्टीलेटरल पैक्ट्स कर रहे हैं जिससे सबका फायदा हो, किसी एक का फायदा ना हो। Agreement must be balanced and must address sensitivities of participating countries and help us protect certain sectors that need protection. उन्होंने कहा India is competitive in labor intensive sector. ध्यान दीजिएगा, what is labor intensive? जिसपे ज्यादा लेबर हम देने के लिए तैयार हैं और जिसमें ज्यादा लेबर लगती है। इंडिया इज कॉम्पिटिटिव इन लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स दैट वुड बेनिफिट फ्रॉम दीज पैक्ट्स। और इस पैक्ट में अगर हमसे कोई देश पैक्ट करता है इस तरह के तो उसको फायदा होगा। सो वो कह रहे हैं कि जो मल्टीलेटरलिज्म का मतलब जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि आप जब किसी देश से आप कोई पैक्ट करते हैं, समझौता करते हैं, तो इसको हिंदी में जो वर्ड हम यहाँ यूज करते हैं दैट इज बहुपक्षीय। ध्यान दीजिएगा, बहुपक्षीय मतलब एक देश के बहुत सारे पक्षों को केटर करता है। सो एट द सेम टाइम इंडिया इज कॉम्पिटिटिव इन लेबर इंटेंसिव। द गवर्नमेंट डिसाइड टू टॉक टू लाइक माइंडेड कंट्रीज, पर्टिकुलरली एक जैसे दिमाग वालों से बात करेंगे जो उनके एस्पेक्ट और हमारे एस्पेक्ट को समझ सकें। इन द RCEP, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, that India decided against joining, the minister says it was an unfair, unbalanced agreement. So इसके RCEP को ज्वाइन करने के लिए इंडिया तैयार नहीं हुआ क्योंकि उनको लगा कि ये अनफेयर और अनबैलेंस्ड अग्रीमेंट था। क्या RCEP? सो आप हम एक टर्म यूज होता है, ध्यान दीजिएगा, RCEP रीजनल काउंसिल और एक होती है CECP। ठीक है, ये सारे पैक्ट हैं, इनको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा क्योंकि इंडिया के ऐसे बहुत सारे पैक्ट हैं और RCEP से उसने मना कर दिया क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो अनबैलेंस था। सो इंडिया हैड इम्प्लीमेंटेड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद UAE के साथ हमारा फ्री ट्रेड है 2022 में, एंड ऑन December 29 विद ऑस्ट्रेलिया टू बूस्ट बायलैटरल ट्रेड। ठीक है, हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया का भी हो गया है। द कंट्री इज नेगोशिएटिंग FTAs विद अदर कंट्रीज सच एज कैनेडा, द UK एंड द यूरोपियन यूनियन। उन्होंने कहा we are well on track in discussion with several other countries to look at bilateral trade. ठीक है, and we are looking at 1 or 2 multilateral trade agreement also where we believe we can get benefit. ठीक है, understood. It's essential that agreement are balanced, that they are in the best interest of both the countries. जैसे मैंने कहा कि जीरो सम गेम एक थ्योरी है मैनेजमेंट की, जिसमें ऐसा माना जाता है कि इस जीरो सम का एक होता है जीरो सम और एक होता है विन विन। ध्यान दीजिएगा, सो विन विन का मतलब होता है दोनों पार्टीज का फायदा, पर जीरो सम कहता है कि किसी एक का फायदा ना हो। तो वो कह रहे हैं नॉट जीरो सम, मतलब हम वो अग्रीमेंट नहीं करेंगे जहां पे सिर्फ एक देश का फायदा हो, हम सबके फायदे को लेकर के चलेंगे। ये हमारे मिस्टर पीयूष गोयल का कहना है। आगे की बात हम समझते हैं कि हमारी इंपोर्ट्स नीडेड के रेफरेंस को लेकर उन्होंने ये बात बोली। ही सेड इंडिया कुड नॉट मेक एवरी प्रोडक्ट एफिशिएंटली
एंड दैट इंपोर्ट्स आर इम्पोर्टेंट, मतलब हम सारी चीजें तो नहीं बना सकते, हमारे लिए इंपोर्ट जरूरी है. ऑन द अदर हैंड, इंडिया इज कॉम्पिटिटिव इन सेवरल सेक्टर्स सच एज लेबर ओरिएंटेड एरियाज लाइक टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर, फार्मा, ये सब हमारे एक्सपर्टीज के इलाके हैं. ड्यू टू दिस वी डिसाइडेड दैट वी मस्ट टॉक टू लाइक माइंडेड कंट्रीज, एक जैसे दिमाग वालों से हम बात करेंगे, particularly countries which have a rule-based trading order, which are transparent in their economic systems. As India is an enter into arrangements which are win-win, जैसे मैंने कहा कि win-win for both the sides and which are fair, equitable and balanced. तो win-win को याद रखिएगा. On the regional comprehensive economic partnership RCEP की बात कर रहे हैं, that India decided not to join. So RCEP को इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया, क्यों? क्योंकि वहां पे win-win नहीं था, वहां पे zero sum था. He said he was an unfair and unbalanced agreement, and on the member countries China has a very opaque trading system. So उनका जो चाइना का जो ट्रेडिंग सिस्टम को लेकर उन्होंने क्वेश्चन किया कि इंडिया का जो हम चाहते हैं कि हम सबका फायदा लेकर के चलें, और कुछ देश ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि सबका फायदा हो, और चाइना की जो स्ट्रेटेजी है वो काफी अस्पष्ट है. ओपेक का मतलब होता है अस्पष्ट, ठीक है, इसलिए उन्होंने आरसीईपी को ज्वाइन नहीं किया, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं. ठीक है, आज के मैप में देखेंगे तेहरान, मनीला और पेरिस. इसमें तेहरान हमारा एक बड़ा देश है मिडिल ईस्ट का. तेहरान हमारा ये रहा. कैस्पियन सी हमारे इसके ईस्ट में है. नॉर्थ में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में है गल्फ ऑफ ओमान. आप देखेंगे यहाँ पे एक हॉर्मुज स्ट्रेट यहाँ पड़ती है. अफगानिस्तान इस तरफ, पाकिस्तान इस तरफ, तुर्कमेनिस्तान इस तरफ, टर्की भी है यहाँ पे दिख रहा है हमको, और बगदाद, इराक एंड सऊदी अरेबिया इस तरफ देखा. तो टच करने वाली बाउंड्री के देश हमेशा पूछे आते हैं. ध्यान दीजिएगा कि उसके पूरब में कौन से देश है, पश्चिम में कौन से देश है. तो यहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान दिख रहा है. इस तरफ यहाँ पे हमको टर्की दिख रहा है, और इराक दिख रहा है. सीरिया नहीं टच करता है, और ठीक है. तो ये देश है. हमने यहाँ पे अरेबियन सी भी हमने देखा. आगे देखते हैं फिलीपींस को. फिलीपींस हमारा जो पैसिफिक ओशन के तरफ आपको दिखता है, और हमारे साउथ एशियन कंट्रीज में एक बड़ा देश है मनीला. उसमें उसकी जो कैपिटल है फिलीपींस यहाँ दिख रहा है. पैसिफिक ओशन, उसके आसपास के देश आप लोकेट कर लीजिए. और कभी कभी इसको क्योंकि जब जो भी कंट्री आती है न्यूज में ज्यादातर उसको मैप में भी पूछा जाता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. फ्रांस के लिए हम देखेंगे कि फ्रांस हमारे इसके बॉर्डर पे देश है. बेल्जियम है हमारा. उसके बाद लग्जमबर्ग और जर्मनी टच करता है. स्विट्जरलैंड है, इटली है, मेडिटेरियन सी इस तरफ, स्पेन है यहाँ पर टच कर रहा है. इस तरफ हमारा इंग्लिश चैनल है. यूके और पेरिस के बीच के चैनल को इंग्लिश चैनल कहते हैं. स्ट्रेट ऑफ डोवर हमेशा पूछी गई है कई बार. नॉर्थ सी यहाँ पर है. बे ऑफ बिस्के कहाँ पड़ता है, तो ईस्ट वेस्ट में पड़ता है फ्रांस के. और ऑलराइट, सो ये था हमारा फ्रांस. तो 3 मैप हमने देखे आज. पहला हमने देखा ईरान, दूसरा देखा हमने फिलीपींस, और फिर देखा हमने फ्रांस को. ये था आज का डिस्कशन, डेली न्यूज एनालिसिस. आई होप ये आपको पसंद आया होगा. अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज थम्स अप जरूर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए जो इसका लाभ उठा सके. और आगे हम और बहुत अच्छी चीजें डिस्कस करेंगे फ्यूचर में. सो कीप लर्निंग एंड सपोर्टिंग. सो हैव अ लवली संडे अहेड.